मंजू सिन्हा जी की कहानी है कुलवधू, जिसमें सुधा ने अपने ससुर जज राय बहादुर देवी पद की मृत्यु के बाद कैसे अपने कुल की प्रतिष्ठा को बचाए रखा। चलिए फिर सुनते हैं। घड़ी ने रात्रि के 1 बजने की घोषणा की। सुधा सोफे से ऐसी उठी मानो किसी भयानक दलदल से स्वयं को बाहर निकाल रही हो। चेहरे पर थकान, उदासी, चिंता और आशंका की गहरी लकीरें स्पष्ट झलक रही थीं। पैरों में उसने चप्पलें डाली और कमरे के बाहर निकलकर बरामदे में आ गई। कोने में सोया हुआ शेरू उछलकर सुधा के कदमों से लिपट गया। उसके पाँवों को चाटने लगा। कूं कूं करता हुआ वह सुधा के साड़ी पकड़कर लाड़ जताने लगा। सुधा वहीं बैठ गई और शेरू को सहलाते हुए मन ही मन से सोचने लगी, जानवर है, बेजान तो नहीं, मगर बेजुबान तो है ही। फिर भी कितनी समझदारी इस कुत्ते में है। सुधा की नींद सोता है, सुधा की नींद जागता है। दूसरी ओर देवेंद्र है, इनके पति, जिन्होंने अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 वचन देकर कभी उसे उसका हक थोड़ा सा प्यार भी नहीं दिया। कौन है, कौन? कहता हुआ बूढ़ा नौकर कदम उठकर बैठ गया और सिरहाने रखी टार्च को जलाता हुआ स्वतः ही बुदबुदा उठा। बहुरानी आप? हाँ कदम भाई, मैं ही हूँ। तुम्हारे मालिक अभी तक नहीं आए। शहर में जहाँ तहाँ धारा 144 लागू है, कहीं कर्फ्यू भी लगा है। दिल बहुत घबरा रहा है। एक फ़ोन ही कर देते तो मन को तसल्ली हो जाती। सो भी उनसे पार नहीं लगता। क्या करूं? आप बेकार चिंता करती हैं बहुरानी। मैं मालिक को बचपन से जानता हूँ। मस्त तबीयत के आदमी होंगे कहीं यार दोस्तों की महफिल में। आप जाकर आराम कीजिए, वह स्वयं ही आ जाएंगे। कदम ने मरणासन रोगी को झूठी तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। सुधा ने डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा बंद किया, वापस अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटने को जी ही नहीं कर रहा था। विवाह को 10 वर्ष होने को आए थे, मगर देवेंद्र को अब तक वह ठीक से समझ ना पाई थी। शुरू में व्यापार का बहाना बनाते रहे, मगर 10-11 बजते हर हालत में घर आ जाते थे। बाबूजी, अम्मा जी की मृत्यु ने उन्हें और उच्चक्रल बना दिया था। बेलगाम घोड़ा, बिना अंकुश का हाथी। कौन जानता है, राय बहादुर देवी पर ठाकुर की इकलौती बहू की जिंदगी में सुख की एक रात भी ना होगी। सुधा तकिए को गोद में लेकर बैठ गई और अश्रुपूरित नेत्रों से सास ससुर के मुस्कुराती युगल तस्वीर को देखती हुई पुरानी यादों में खो गई। महिला कॉलेज की रजत जयंती थी। छोटे से शहर का इकलौता महिला कॉलेज, हर घर की लाडली नाज़नीन बेटियों एवं नवी नवेली वधुओं का कॉलेज। प्राचार्या सुषमा देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने मूर्धन्य कवि सोमनाथ जी को आमंत्रित किया था। सोमनाथ जी ठहरे फक्कड़दास, मस्त मलंग, मगर उनके लंगोटिया यार राय बहादुर देवी पर ठाकुर इसके ठीक विपरीत। राय बहादुर जिला जज थे, अव्वल दर्जे के कला पारखी, संगीत मर्मज्ञ व समाजसेवी। शहर के आप समूचे प्रांत में सभा समारोह में उनकी उपस्थिति एक विशेष गरिमा प्रदान करती है। राय बहादुर जी गाड़ी में बैठे बैठे सोमनाथ जी से बोले, यार देवीपद, मैं तो वहाँ कविता सुनाने जा रहा हूँ, तू वहाँ क्या करेगा? जाकर जरा सोच ले। यह कहकर सोमनाथ जी ठठाकर हंस पड़े। मैं किसी के भाग्य का फैसला भी तो कर सकता हूँ, सामूहिक जुर्माना भी तो लगा सकता हूँ और तुझे पागल करार भी दे सकता हूँ, शरारत से देवीपद ने कहा। तुझे मैं पागल लगता हूँ? सोमनाथ जी ने आंखें तरेरी और बनावटी गुस्से में कहा। कॉलेज आ चुका था, लेकिन यह वार्तालाप अभी समाप्त हो गया। दोनों मित्र हंसते मुस्कुराते मंच की ओर बढ़े। प्राचार्य सुषमा जी ने उपस्थित जन समुदाय से इनका परिचय करवाया और छात्राओं की ओर से कविवर तथा जज साहब को फूलों का हार पहनाकर स्वागत करने आई सुधा शंकर। गले में गुलाब के ताज़ा फूलों का हार पड़ गया। सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
सोमनाथ जी दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया, मगर जज साहब अपलक सुधा की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें उस कनक लताशी कामिनी में अपनी दिवंगत माता राजेश्वरी देवी की छाया नजर आ रही थी। बार बार मन को दूसरी ओर ले जाते, मगर वह पागल घूम फिरकर वहीं खड़ा हो जाता। माँ की युवावस्था वाली तस्वीर आज भी उनके ड्राइंग रूम में शोभायमान है। सोमनाथ जी छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। सबका ध्यान कवि की ओर था। जज साहब ने सोचा, शुक्र है किसी ने उनकी ओर नहीं देखा। सुषमा देवी ने पुनः माइक से घोषणा की, मेरे कॉलेज के अत्यंत मेधावी एवं परिश्रमी छात्रा सुधा शंकर आपको एक नृत्य नाटिका दिखाएंगी, जो स्वयं उन्होंने ही तैयार की है। सावन माह में बादलों से आच्छादित आकाश को जैसे दामिनी चीड़ चीड़ जाती है, उसी प्रकार सुधा की काया थिरक रही थी। दर्शक मुग्ध होकर नृत्य का आनंद ले रहे थे। अनायास ही जज साहब के मुंह से निकला, माँ तुम लौट आई हो, क्या हुआ तुझे? सोमनाथ जी ने पूछा। इस छात्रा को ध्यान से देखो मित्र, मेरी माँ से किस हद तक इसकी शक्ल मिलती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। अरे हाँ, आंखें और नासिका तो हूबहू मिलती हैं। प्राचार्य से पूछो यार, पता लगाओ कि यह कौन है, किसकी बेटी है। मैं इसे देवेंद्र के लिए मांग कर अपनी कुलवधू बनाऊंगा, जज साहब ने कहा। पागल है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे फैसले इस तरह नहीं किए जाते देवीपद, सोमनाथ जी ने कड़े स्वर में कहा। कार्यक्रम समाप्त हो गया। सभी आमंत्रित अतिथियों को खाना खाने के लिए हॉल में ले जाया गया। वहां पर सुषमा देवी सभी अतिथियों को अपने स्टाफ एवं विशिष्ट छात्राओं से परिचय करवाया। सोमनाथ जी को जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। गाजर का हलवा लेने जब सुधा आई तो दोनों बुजुर्गों ने कहा, बैठो बेटी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, वह बोली। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी और नाम क्या है उनका? उनका नाम गौतम शंकर है, इसी शहर में स्टेशन मास्टर है। मुजफ्फरनगरपुर की ही रहने वाली हो? नहीं नहीं, इसी साल रायगंज पश्चिमी बंगाल से मेरे पिता का तबादला यहाँ हुआ है, पूर्वोत्तर रेलवे में। हम लोग मिदनापुर जिले के मूल निवासी हैं। लौटते समय प्राचार्य से अनुमति लेकर सोमनाथ जी एवं जज साहब ने सुधा एवं उसकी एक सहेली को साथ ले लिया। स्टेशन के पास ही स्टेशन मास्टर गौतम शंकर का सरकारी आवास था। सुधा आग्रह करके उन्हें अपने घर ले गई और अपने माता पिता से दोनों बुजुर्गों का परिचय करवाया। मेरा एक लड़का है देवेंद्र, उम्र लगभग 23 वर्ष। इस समय IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से डिग्री लेकर लौटा है। आप उसे देख लें। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं सुधा को अपनी बहुरानी बनाना चाहता हूँ, जज साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा। जी, मगर यह फैसला हम सुधा को ही करने देना चाहते हैं। हम उस पर कोई बात थोपना नहीं चाहते हैं, सुधा के पिताजी ने कहा। सुधा एक प्लेट में रसगुल्ले, दूसरी में नमकीन एवं चाय लेकर बैठक में उपस्थित हुई। लीजिए महाशय जी, श्रीमती गौतम ने आग्रह किया। यह सब करने की क्या जरूरत थी, सोमनाथ जी ने कहा। कविवर ने सुधा को देवेंद्र वाली बात बताई और इसके पिता का फैसला भी। इस पर सुधा ने कहा, पिता से पूछा, यह क्या पिताजी? पिता ने पुत्री से बंगला में कुछ कहा जिसे जज साहब ने नहीं समझा। रसगुल्ले की प्लेट उनकी ओर बढ़ती हुई सुधा ने कहा, आप तो स्वयं विज्ञ हैं, इतनी बड़ी बात का इतनी शीघ्र निर्णय क्या संभव है? बात तो ठीक है, मगर मुझे तुम में अपनी दिवंगत माता का चेहरा दिख रहा है। वह मेरे घर का अनुशासन में बांध कर रखने वाली जीजाबाई थी। उनके बिना फूल तो हैं मगर क्यारियां बिखर गई हैं बेटी, जज साहब ने कहा। तुम चाहो तो देवेंद्र से मिलकर उसे परख सकती हो। जज साहब ने जो नहीं कहा उसे सोमनाथ जी ने कह दिया। अगर जड़ें स्वस्थ हो तो बीमार पत्ते भी ठीक हो जाते हैं, सूखियाँ डाली भी हरी हो जाती हैं। जिस युवक का पिता आप जैसा और चाचा आप जैसा हो, उसे क्या देखना और क्या परखना। फिर बाह्य आवरण से किसी के भीतर की था थोड़ी ही लग पाती है, सुधा ने गंभीर स्वर में कहा। चाय समाप्त कर
दोनों बुजुर्ग उठ खड़े हुए। जज साहब ने अपने गले से एक चैन निकाली और सुधा के गले में पहनाते हुए कहा, तुम मेरी कुलवधू बनो चाहे ना बनो, पुत्री रूप में भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार, इतनी ही ममता देता रहूँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल आए। सुधा ने झुककर दोनों के चरणों को स्पर्श किया। कार चली गई और गौतम बाबू का परिवार इस अचानक आई हुई खुशी को अविश्वास की तुला में तौलने लगा। सोमनाथ ने अपने मित्र से बहुत कुछ कहा सुना, मगर जज साहब की एक ही रट थी, देवेंद्र के लक्षण ठीक नहीं हैं यार, वह दिशाविहीन है, भौतिकतावादिता की चकाचौंध से अंधा युवक, वह अमेरिका जाने को व्यग्र है, इसलिए उसे ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो उसे सही रास्ते पर ला सके। जज साहब के विशेष स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर सुधा उनके घर गई। बीमार गृह स्वामिनी को देखकर रोना आ गया। पक्षाघात के कारण पलंग और व्हीलचेयर से सिमट कर ही रह गई थी। देवेंद्र पिता की तरह आकर्षक व्यक्तित्व का युवक था। उससे केवल औपचारिक बातें हुई, सारा घर नौकरों के हवाले था। धूमधाम से रस्म रिवाज के साथ सुधा देवेंद्र का विवाह हो गया। दिन रुई की फाहों की तरह उड़ते रहे। देवेंद्र ने प्लास्टिक पाइपों की एक फैक्ट्री खोल ली। आकंठ उसमें डूबते गए। 5 वर्षों बाद लंबी बीमारी से देवेंद्र की मां का देहांत हो गया, मगर जिस निष्ठा से सुधा ने सास की देखभाल की, उनकी सेवा की, वह उदाहरण बन गया था। सोमनाथ ने बारंबार अपने मित्र को बधाई दी और हर बार यही कहा, तुमने जौहरी का काम किया देवीपद। सुधा के भीतर की ममतामयी नारी को परख कर तुमने वाकई समझदारी की। पोती के 5वें जन्मोत्सव पर जज साहब को मानो हृदय का कोष ही खोल दिया था। अनाथालय के बच्चों को, विधवा आश्रम की स्त्रियों को, भिखारियों को और मित्रों एवं संबंधियों को, सभी को एकाएक दिन शानदार दावतें दी गईं। पोते का नाम पुरुरवा रखा गया। जज साहब एक दिन देर रात तक पोते के साथ खेलते रहे और सुबह जब जगाया गया तो पिंजरा खाली था। नींद में ही उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माता पिता की मृत्यु से देवेंद्र को पूरी तरह उन्मुक्त बना दिया। धीरे धीरे घर में देरी होने लगी। पूछने पर व्यापार से संबंधित बैठक, रटा रटाया वाक्य मिलता। सुधा ने बत्ती बुझा दी और दृढ़ निश्चय कर बिस्तर पर सो गई। सुबह उठी तो चाय पीने के बाद ससुर के कमरे में गई। किताबों को उलट पुलट कर देखा, उन्हें झाड़न से झाड़ पोंछ कर पुनः यथास्थान उस करीने से सजा दिया। अलमारी खोलकर उसे भी ठीक ठाक किया। ऊपरी हिस्से में सासू जी की तस्वीर रखी थी, जिसे रोज जज साहब ताजे फूल का हार अर्पित करते थे। सुधा ने तस्वीर उठाई, माथे से लगाई और आंखें डबडबा गईं। आंचल से तस्वीर को साफ करके पुनः वह रखने लगी तो देखा एक स्लेटी रंग की पीतल मढ़ी डायरी दीवार से सटाकर रखी गई थी। सुधा ने पलटकर देखा, उसकी शादी के 2 वर्ष पूर्व की डायरी थी। प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, रमा को पक्षाघात हो गया है। मेरी जिंदगी में आज रुक रुक कर छन छन कर रोशनी, पीड़ा, तड़प एवं बेचैनी में बदल गई है। रमा एवं देवेंद्र के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी। सुधा से मुलाकात का भी जिक्र था। लिखा था, ज्यों ज्यों मैं उस सुंदर सुशील कन्या से परिचित होता जा रहा हूँ, मेरी चिंता मिटती जा रही है। अगर वह देवेंद्र की पत्नी बनकर गई तो मुझे भी माँ मिल जाएगी। देवेंद्र की नौका को एक सशक्त पतवार मिल जाएगी, उसकी माँ को एक बेटी मिलेगी, इस कुल को एक कुलवधू प्राप्त होगी। डायरी का एकाएक पृष्ठ जज साहब के भीतर बैठे पिता की पुत्र के प्रति चिंता एवं बहू के प्रति विश्वास से भरा हुआ था। कैसे होगी इस विश्वास की जीत? कैसे लौटाएगी वह स्नेह का प्रतिफल? सोचते सोचते सुधा ने आंखें बंद कर ली। पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज़ आई। सुधा ने बाहर झाँक कर देखा, देवेंद्र आ गए थे। सीधे चलकर ड्राइंग रूम में आए। तब तक सुधा भी आ गई। गंभीर स्वर में बोली, कहाँ थे रात भर? बीवी हो, बीवी की तरह रहा करो, वकीलों की तरह जिरह करने की जरूरत नहीं।
देवेंद्र ने कहा। बीवी और पत्नी में फ़र्क होता है श्रीमान। बीवी पलके झुकाए पति की हर आज्ञा का पालन करती है, पत्नी उसे कुमार्ग की ओर बढ़ने से रोकती है। चुप करो बदतमीज़, बात करने की तमीज़ नहीं है। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं इस कुल की कुलवधू हूँ, जैसा मुझे आपके दिवंगत माता पिता कहते थे, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं होने देना मेरा कर्तव्य है जिससे इसकी मर्यादा धूमिल होती हो। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है तो सुनो, मेरा जी तुमसे भर चुका है। तुम बासी रोटी हो गई हो जिसे कोई भला मनुष्य भोजन में स्वीकार नहीं करता, परंतु तुम मेरे पुत्र की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। आराम से घर में रहो और मुझे आराम से जीने दो। यह नहीं होगा, शादीशुदा पुरुषों की एक मर्यादा है। निश्चिंत रहो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर तुम्हारे साथ रातें गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे नवीनता चाहिए। फिर मेरी बात भी स्पष्ट सुन लीजिए। या तो आप मेरे पति के रूप में मेरे पास, मेरे साथ, मेरे हृदय में रहेंगे, अथवा आप इस ठाकुर सदन में कभी पैर नहीं रखेंगे। बेटे को बाप का साथ, साया एवं नाम चाहिए। मैं सारे शहर से कह दूंगा कि पुरूरवा मेरा बेटा नहीं है, देवेंद्र ने धमकी देते हुए कहा। पुरूरवा को सारा शहर जज साहब के पोते के रूप में जानेगा, वकील रायबद बहादुर कालीपत ठाकुर के परपोते के रूप में जानेगा। यही उसकी पहचान होगी। खर्च कहाँ से चलाओगी? 2-4 महीने में ही सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। पुरखों के नाम से पेट नहीं भरता महारानी जी। पुरखों के नाम पर संबल लेकर उद्यम तो किया जा सकता है। अच्छा, तो आजमा लो, कहकर देवेंद्र वापस जाने लगा। पुरूरवा को हॉस्टल में डालकर सुधा ने बंगले में कालीपत देवीपत पब्लिक स्कूल खोल दिया। स्वयं गैरेज के ऊपर बने गेस्ट हाउस में रहने लगी। माँ बाप भाई बहन ने मदद की पेशकश की, मगर उसने दृढ़ता से कहा, पहले मुझे स्वयं को कुलवधू कहलवाना अटपटा लगता था, अब उन 4 अक्षरों के मर्म को समझ रही हूँ। मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने अपने सारे आभूषण बेचकर स्कूल के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। घर घर घूम घूम कर बच्चे इकट्ठे कर एक दिन वृद्ध सोमनाथ जी के हाथों स्कूल का मुहूर्त करवा लिया। शहर के तमाम गणमान्य लोग इस अवसर पर आमंत्रित थे। सबने मुक्त खंड से सुधा की तारीफ की तथा उसके स्कूल के प्रति बधाइयाँ व्यक्त की। समारोह समाप्त कर सुधा अपने नए कमरे में आकर बैठी थी। जैसे कि तूफानी हवाओं की तरह देवेंद्र आकर खड़े हो गए। सुधा की ओर आग्ने नेत्र से देखते हुए कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते। घर घर जाकर भीख की तरह बच्चे मांग रही हो। पुश्तैनी घर को स्कूल बना दिया और भिखमंगों की तरह इस कमरे में रहकर मेरी खुल्ली उड़ा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसमें शर्मिंदगी हो। पुरखों की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए तो इतना कष्ट सह रही हूँ। और रही बात आपसे पैसे लेने की, तो वह किस हैसियत से लूँ? आपने मुझे पत्नी रहने दिया है या एक तलाकशुदा स्त्री? क्या हूँ मैं, सुहागन या परित्यक्ता? जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। मुझसे तो वे स्त्रियाँ भी साधिकार पैसे मांग ले जाती हैं जिन्हें मैं केवल माह 2 माह अपने साथ रखता हूँ। फिर तुम तो मेरी ब्याहता हो, मेरे बेटे की माँ। बस कीजिए। जिस दिन आपको उन स्त्रियों में और अपने बेटे की माँ में फ़र्क समझ आ जाएगा, मैं आपसे पैसे ले लूँगी। सुधा ने कहा। भाड़ में जाओ मेरी बला से, कहकर देवेंद्र चले गए। डॉक्टर को पुरूरवा ने संकेत किया। उन्होंने मुआयना किया और कहा, गुर्दा खराब हो गया है, इसलिए बुखार बराबर बना रहता है। जल्दी ऑपरेशन कर गुर्दा बदल दिया जाए तो बचने की संभावना हो सकती है। बेटे से कह सुधा ने देवेंद्र को कार में लिटा दिया। स्वयं उसका सिर गोद में लेकर पिछली सीट पर बैठ गई और बेटे को मेडिकल कॉलेज चलने का आदेश दिया। उसने क्षण भर में कोई निश्चय कर लिया था, जिसकी आभा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सुधा ने बेटे की एक ना सुनी और अपना गुर्दा पति को दे दिया। ऑपरेशन सफल रहा। जब देवेंद्र को डॉक्टरों ने उस नवजीवन पर बधाई दी तो उसने मायूस होकर कहा,
मैं तो कूड़ा दान करने वाले को उसका मूल्य भी नहीं लौटा पाऊंगा। कंगाल हो गया हूँ मैं। जिसका मेरे जैसे पुत्र से रिश्ता हो वह कंगाल कहाँ पिताजी। देवेंद्र ने शर्म, अफसोस, ग्लानि एवं दुख से बेटे की ओर देखा। फिर डॉक्टरों ने देवेंद्र को पूरी बात बताते हुए कहा, आपको कूड़ा दान करने वाला और कोई नहीं, आपकी पत्नी सुधा है। क्या? सुधा? कहकर देवेंद्र चुप हो गए। सुधा को बुलाकर देवेंद्र ने कहा, क्षमा कर दो। बात पूरी की बेटे ने। अपनी फैक्ट्री आपके निर्देश से मैं आपके साथ रहकर जब मैं चलाऊंगा, माफ़ी आपको तभी मिलेगी। इस पर सभी हंस पड़े। सूर्य उगकर प्रभा बिखेरने लगा। अंत में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।